आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। बजट का मौसम है, आम इंतखाबात जो हैं वो अगले साल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अब जो बजट पेश हुआ है वो लोगों को मुतासिर करने के लिए हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आम बजट में अक़लियती तबके को, खास तौर से अक़लियती तबके को क्या कुछ मिला, उसकी उम्मीदों पर ये बजट पूरा उतरता है कि नहीं, और जो उसकी उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी नहीं। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर जावेद जमील साहब, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हैं ज़कात फाउंडेशन के डॉक्टर जफर महमूद साहब, आपका भी इस्तकबाल है। और इन दोनों के अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कमाल फारूकी साहब, आप सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के। और इन सब के अलावा ऑडियंस के दरमियान भी एक खास मेहमान मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं ये अफसारुल हसन साहब। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बजट को कैसे देखते हैं। डॉक्टर जावेद जमील साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। बजट का मौसम चल रहा है, मरकजी हुकूमत जो है बजट पेश कर चुकी है, आम बजट पेश कर चुकी है, और बहुत सारी स्टेट्स भी, तकरीबन सभी स्टेट्स भी अपने 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 स्टेट्स का जो है बजट पेश कर चुके हैं। सबसे पहला जो है रिएक्शन क्या है, अक़लियती तबके के लिहाज से हम देखें, मुसलमानों के लिहाज से देखें, क्या जितनी ज़रूरत थी उतना बजट मिला? देखिए, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि मैं पिछले कई सालों से इस बात पर जोर देता आया हूँ कि बजट जो है किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन अब बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस, मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम जमातें इस मसले के ऊपर बहुत ज़्यादा करती नहीं आई हैं। ना कोई प्री बजट सर्वे होता है, ना बजट के ऊपर कोई रिएक्शंस होती हैं। लेकिन इस मर्तबा मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने इस सिलसिले में बहुत पेशकदमी की है। और ख़ास तौर पर मेरे बाईं तरफ डॉक्टर जफ़र महमूद साहब मौजूद हैं। इनका मैं ख़ास तौर पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इस समत बहुत कोशिशें की। इस साल का बजट जो है वो जाहिर है कि चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो हर शख्स के जहन में ये है कि इलेक्शन चूँकि करीब है तो इसलिए बजट इलेक्शन वाला होगा। लेकिन एक इम्कान ये भी है कि एक इलेक्शन से पहले एक बजट और आएगा, तो इसलिए इस बार का जो बजट है वो मिक्स बजट है। ये हुकूमतों का आम तौर पर तरीका ये होता है कि वो जब इलेक्शन में जीतते हैं और हुकूमत बनाते हैं तो पहले 3 साल वो जो बजट पेश करते हैं वो पूरी की पूरी तरह कॉरपोरेट जो वर्ल्ड उनको गाइड करता है उसके मुताबिक उनकी मर्जी के लिए उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पेश किया जाता है। चौथे साल कुछ मिक्स बजट पेश होता है कि जिसमें थोड़ा सा आवाम की सोची जाती है, थोड़ा सा कॉरपोरेट वर्ल्ड की सोची जाती है। लेकिन जब बिल्कुल इलेक्शन के करीब का जो बजट होता है उसमें कोशिशें की जाती है कि आवाम को खुश किया जाए। तो इस मरतबा भी ऐसी कोई मिली जुली कोशिश हुई है। और चूँकि मुसलमान उस आवाम का हिस्सा है, मुझे थोड़ा सा एतराज़ ये है कि जब हम मुसलमान बजट को डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर बहस करते हैं, तो हम हमेशा उसे प्योरली मुस्लिम एंगल से सोचते हैं कि मुसलमानों को क्या मिला, कितना माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को मिला, वक्फ बोर्ड को क्या मिला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्या मिला। हमारी सोच इसमें निस्बतन हमें बदलने की ज़रूरत है। चूँकि इस कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी है अब वो $1 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। इस मुल्क में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो आबादी का 15% ज़्यादा हिस्सा है। हम जब तक के पूरी की जो कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जब तक हमारी उस पर तवज्जो नहीं होगी, हम पूरी बजट की डायरेक्शन को चेंज करने की बात नहीं कहेंगे, तो हम महज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को क्या मिल रहा है या वक्फ बोर्ड मिनिस्ट्री को क्या मिल रहा है, उससे मुसलमानों के हालात बदलने वाले नहीं हैं। चूँकि मुसलमान उस गरीब अक्सरियत का हिस्सा है हिंदुस्तान के अंदर कि जिसकी तादाद बहुत 90% के आसपास है। मुश्किल से 8-10% लोग ऐसे हैं कि जो रिच तबकात के अंदर गिनती होती है। तो इसलिए बजट के अंदर जो हमारी तवज्जो होनी चाहिए वो इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर जो कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बेनतहा है, रीजन टू रीजन डिस्पैरिटी, कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिस्पैरिटी, स्टेट टू स्टेट डिस्पैरिटी, उस सारी डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए बजट में क्या इक़दाम किए गए हैं। सफर महमूद साहब, आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि आप इस हिसाब से इसको मत देखिए कि ये अक़लियती तबके के लिए बजट है कि नहीं है, आप इसको ओवरऑल देखिए। आपको नहीं लगता कि अक़लियती तबके के लिए अगर बजट नहीं होगा अलग से, उनकी फलाह बहबूदी के काम कैसे होंगे? अक़लियतों के लिए इन जनरल और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए इस बजट में तकरीबन ब्लैंक है, ज़ीरो। और जब ये तब है जबकि शेड्यूल्ड कास्ट की डेफिनेशन तो 1950 में दे दी गई और उसमें से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मुसलमानों को और ईसाइयों को निकाल दिया गया। हाँ, फ़र्क ये हो गया कि साहब मैं और मेरे आबा व अजदाद फ़र्ज़ किए नाई थे या लोहार थे या अभी भी हूँ, तो मैं शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता चूँकि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन अगर मैं हिंदू हो जाऊँ तो मैं मिल जाऊँ, मराद मिल जाएंगी। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो 40,000 करोड़ रुपए का प्लान चल रहा है, अलग से सब प्लान, स्पेशल कंपोनेंट बजट के अंदर। और
जबकि शेड्यूल कास्ट की टोटल आबादी 20% है। और मुसलमान ये आदाद व शुमार जो है मरदमशुमारी के, उसके हिसाब से मुसलमान 13.5% हैं। तो और ये 20% के मुकाबले में 13.5% होता है, कितना आप जो निकाल लें आप 20-25 65%। तो उसका 65% कम से कम होना चाहिए था। वो एक रुपया भी कोई नहीं हुआ इसके अंदर। सिर्फ एक समझ लिए जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। 3700 करोड़ रुपए के तकरीबन 3700 करोड़ रुपए मुसलमान के लिए नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए है। माइनॉरिटी अफेयर्स में 5 माइनॉरिटीज़ आती हैं और जितनी स्कीमें गवर्नमेंट की माइनॉरिटीज़ के लिए हैं उसमें ज़्यादातर इस्तेफादा उसका जो है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को ही मिलता है। तो 3700 करोड़ की भी आप हकीकत सुन लीजिए कि वो कहते हैं कि साहब ये 12% बढ़ा के हमने दिया है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट को नहीं जोड़ा है ना, तो आप इन्फ्लेशन रेट घटा दें तो तकरीबन 0 तक आ जाएगा। उसके अलावा ये भी कह दिया कि रिवाइज्ड एस्टिमेट के मुकाबले में 60% है। रिवाइज एस्टिमेट क्या है मालूम है आपको? पिछले साल जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को जो बजट दिया गया था ओरिजिनली, उसमें से 1000 करोड़ रुपए वो खर्च नहीं कर पाए, बिल्कुल अपनी नाकारकर्दगी की वजह से। तो बजाय इसके कि उसकी वो गिरफ्त की जाती फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, गिरफ्त नहीं की गई बल्कि उसको एक पॉजिटिवली लेके पेश किया गया कि साहब हमने तो 60% बजट बढ़ा के ज़्यादा दे दिया, जबकि हकीकत ये है कि मुसलमानों के लिए तो तकरीबन 0 है। 3 ख़ास चीज़ें ऐसी हैं: इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, इंसेंटिव्स के ऊपर बेस करते हुए स्कीम्स बनाना, इंसेंटिव देने के लिए बेस्ड ऑन माइनॉरिटी इंडेक्स, तनव्वो की बुनियाद के ऊपर, और तीसरा वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 3 चीज़ें गवर्नमेंट मान चुकी है। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन बहुत पहले इसके ऊपर इनकी गवर्नमेंट की कमिटीज़ बैठ चुकी हैं, वो लोग सब तय कर चुके हैं कई साल पहले बजट में बिल्कुल सफाया, और जबकि 7वां 8वां बजट है इनका, उसके बाद भी सफाया। कमाल फारूकी साहब, सबसे पहले आपका भी रिएक्शन ये जानना चाहेंगे, ये जो बजट आया है बहुत कम बता रहे हैं, जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को दिया गया है, या इस साल के लिए जो एक तरीके से जो एक सिस्टम किया गया है, आपको क्या लगता है कि वाकई ही अक़लियती तबके के लिए जो यूपीए हुकूमत है, यूपीए 2 है, वो ज़रा भी फिक्रमंद नहीं है उसकी तरक्की के लिए? बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, सिफारिशें भी जो हैं वो अलग कमीशन भी अलग कमीशन जो है सिफारिश कर रहा है, ये भी तरक्की की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ असलियत में नज़र नहीं आता कुछ। तो हमको पूरे बजट को मुस्लिम बजट और नॉन मुस्लिम बजट करके नहीं सोचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो बाकी जो बजट में जो भी प्रोविजंस हुए हैं वो मुसलमानों को नहीं मिलेंगे। मतलब जहाँ तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए अलग से प्लान है वो तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन बाकी जितने भी सेक्टर्स जो डेवलपमेंट के काम है, काम है उसमें सबके सब मुसलमान बराबर का हकदार है। और बल्कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें निकल कर आई हैं और 15 पॉइंट जो प्रोग्राम जो रिकास्ट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, जिस तरह से उन तमाम चीज़ों के अंदर, चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, सशक्त, वो सब के अंदर 15% मुसलमानों के एलोकेशन की बात की गई है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल मिलाकर बात करते हैं। कुछ पहलू ऐसे हैं जो वाकई जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे जफ़र भाई ने फरमाया, हम वक्फ कॉरपोरेशन की बात बड़े उससे सोच रहे थे। हम जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिए सोच रहे थे कि उसको कुछ उसका मैंडेट कुछ और बढ़ाया जाएगा। हम जो बाकी जो हम इसी के तहत और भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे जो हमको नज़र नहीं आ रही हैं। और इसमें एक गवर्नमेंट ने धोखा देने की भी कोशिश करी, बाद में उसको करेक्ट किया कि उन्होंने कहा कि 60% बजट बढ़ा दिया, लेकिन 60% तो बजट नहीं बढ़ा था। 3135 करोड़ रुपए में से 2200 करोड़ हुआ, और उसके बाद उन्होंने जितना बढ़ाया है तो वो तो इंडेक्स 12% का अगर इंडेक्सिंग लेंगे तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो नहीं हो पाई। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसमें पार्टली हम खुद मुसलमान भी जिम्मेदार हैं, और गवर्नमेंट तो हमेशा जिम्मेदार रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट को तो ये कि जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, जफ़र भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मिनिस्ट्री या जो डिपार्टमेंट जो है अपना फंड इस्तेमाल नहीं कर पाता, बाकी सब लोग उसके ऊपर लालची निगाहें लगा कर बैठे होते हैं, उधर से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो हम लोगों के ऊपर, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बराबर बनाए रखें, और जहाँ जहाँ जिस चीज़ के लिए हमको पैसा चाहिए उसके लिए बात होनी चाहिए। ये हकीकत बात यह है कि हम लोग अगर फिर दोबारा बात करें तो हम लोग बहुत फेल हुए हैं इस मामले के अंदर, जो चाहे वो इंटेलेक्चुअल हैं, सोशल काम करने वाले हैं। प्राइमरीली तो ये काम जो हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं ये पोस्टमार्टम है। असल में पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है हमको। असल चीज़ तो ये है कि हमको दिसंबर जनवरी के अंदर जाकर बाकायदा अपना प्रेजेंटेशंस जो मिनिस्ट्रीज हैं, कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, उनको देना चाहिए और तमाम जगहों पर बात करनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ इदारे हैं जिनके लिए हम
तवक्को कर रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर MSDP का प्रोग्राम था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके अंदर गवर्नमेंट कोई नई चीज़ लेकर आएगी, नहीं लेकर आ पाई। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है उसका हमको मैंडेट बड़ा करके और उसको एक नोडल पॉइंट बनाएंगे। अब क्या होता है, 200-300 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट से मुसलमानों की एजुकेशन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट कुछ इसमें, अब हालांकि हमारे दरमियान में इस वक्त रहमान खान साहब बहुत ही क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट आदमी हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे वो कुछ इसको नया विजन दिलाने में कामयाब हो पाएंगे और जो पहले जो पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाया उसका कोई रिप्लेनिशमेंट की बात होगी। होना तो ये चाहिए था 3135 करोड़ रुपए के ऊपर 60% पड़ना चाहिए था। अगर माइनॉरिटीज़ की कोई उनको फिक्र होती, चाहे वो पॉपुलिस्टिक ही होता, चाहे मुसलमान उससे खुशी हो जाता बाकी और, लेकिन वो ये भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमारी जो लॉबिंग है, हमारा जो बात करने का अंदाज है, हम जो जिस तरह से प्रेजेंटेशन हमको करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पा रहे हैं। बताइए आपको क्या लगता है ओवरऑल बजट के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मीडिया से हैं आप भी जो है चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, निगाह जो है अलग रहती है, क्या कहेंगे पूरे मसले? सबसे पहले तो ये है कि इस बजट में सरकार ने अपना सबसे पहले घाटा कम करने की कोशिश की है। जो सरकारी घाटा है, फिस्कल डिफिसिट, उसको बहुत ज़्यादा कम किया है सरकार ने इस दफ़ा पिछले बजट के मुताबिक। अक़लियती तबके के लिहाज से कैसे देख रहे हैं बजट को? अक़लियती तबके के लिहाज से इसमें कुछ खास नहीं है। आप देखें तो इस पहले से ही बजट बहुत कम था अक़लियती तबकों के लिए, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए, और इस दफ़ा भी बहुत कुछ कम दिया गया है। थोड़ा सा 10% और 20% बढ़ाने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। सरकार ने अपने घाटे को कम करने की कोशिश की है, और जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उनके स्कॉलरशिप वगैरह कुछ बढ़ा है, इसलिए कुछ खास वेलफेयर मुसलमानों के लिए उसमें कुछ खास नहीं, कोई अलग से स्कीम जो है वो नहीं। बजट जो है पेश हो चुका है। बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी अक़लियती तबके को, लेकिन आम तौर पर लोग मान रहे हैं कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? डॉक्टर जावेद जमील साहब, आपको एक चीज़ जो हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब बजट आता है या तरक्की की बात होती है तो सब जो है वो तरक्की की राह में बढ़ते हैं आगे, लेकिन हम मुस्लिम तबके की बात करें, तालीमी पसमानदगी जो है वहाँ पर सबके सामने है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स जो है आ गई हैं, रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा गया है कि दलितों से भी बुरा हाल है तालीमी एतबार से भी। AMU को आपने 100 करोड़ रुपए दे दिया, उसके अलावा 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनको दे दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम गली मोहल्ले अगर हम देखें जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उनके उन इलाकों में सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें वो नहीं होते, उनको दूर दराज के इलाकों में जाकर के पढ़ना पड़ता है, या फिर उनको मदरसों तक ही जो है वो उनकी तालीम सिमट करके रह जाती है। आपको लगता है कि इस तरह की जो है चीज़ें वो यहाँ पर उनकी चीज़ों की कमी देखी गई है? देखिए, मैंने अपने मुस्लिम विज़न डॉक्यूमेंट के अंदर इस बात पर बड़ी लंबी बहस की है कि जो ज़रूरत है इस बात की है कि मुस्लिम मोहल्लों की जो पूरा का पूरा उसकी जो सिविक कम्युनिटीज़ है वो पूरी तरह बिगड़ी पड़ी हैं। वहाँ पर मुस्लिम मोहल्लों के अंदर ना सफाई का इंतज़ाम है, ना वहाँ पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, ना उनमें गंदगी बेनतहा है, और वो इलीगलाइज कॉलोनीज़ हैं, उनके ऊपर अगर कोई किसी लोन लेना चाहता है तो लोन उनको नहीं मिलता। मुस्लिम गाँवों के अंदर जहाँ पर देखिए आप, सिर्फ हम शहरी की बात ना करें, मुस्लिम गाँवों के अंदर ये हालात है कि मुस्लिम गाँव में ज़्यादातर रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। वहाँ पर अंदर जो मुस्लिम गाँवों के हालात भी इंतहा खराब हैं। PHC जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है मुस्लिम इलाकों के अंदर वो इंतहाई कमज़ोर है। जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर अस्पताल या तो है नहीं या वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। हम उस तरफ कतई नहीं सोच रहे हैं। मेरी जब अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई तो उनको मैंने जो एक पूरा 16 पॉइंट का एक एजेंडा दिया था, उसमें मैंने इस बात पर जोर दिया था कि देखिए इस कंट्री के अंदर तकरीबन गवर्नमेंट 1000 करोड़ का जो फंड है जो वो NGOs को देती है, उसमें चाइल्ड एंड वेलफेयर डेवलपमेंट में भी और लेबर मिनिस्ट्री के अंदर से भी जाता है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा फंड अवेलेबल है। मैंने कहा ये इंश्योर कीजिए कि वो जो फंड जाता है उसमें से कम 20% फंड जो है मुसलमानों को जाना चाहिए। मैंने कहा आप कहेंगे कि 20% क्यों? इसलिए कि NGOs का तो मतलब ये है कि NGOs का काम ही ये है कि तबकात जो पसमानदा है उनके लिए स्पेशल एफर्ट किए जाए। मुसलमान कहने को 15% है, लेकिन जब उनकी वो पसमानदा है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप 20% NGOs अगर हेल्थ के डायरेक्शन में काम कर रही होंगी, अगर एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे होंगे, अगर वेलफेयर की फील्ड में काम कर रहे होंगे, अगर लेबर एजुकेशन, डिसेबिलिटी को लेकर बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं, ड्रग एडिक्शन को लेकर बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं। उसमें मैंने एक प्रपोजल दिया था कि भाई मुसलमानों में फ़ुकरा की बड़ी तादाद है, उसके लिए एक रिहेबिलिटेशन का एक बड़ी स्कीम चलाई जा सकती है। तो लेकिन उस सिलसिले में कोई कोशिश नहीं की गई। और ये एक ऐसा मैदान है जो मैं समझता हूँ कि अगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और इंटेलेक्चुअल्स इस पर ज़रा सा तवज्जो दे दें और इस बात को मनवाने की कोशिश करें कि जितना NGOs का फंड जा रहा है ये बाकायदा तय किया जाए कि उसका 20% फंड मुस्लिम NGOs को मुस्लिम इलाकों में वर्क करने के लिए दिया जाएगा, तो इसका एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट आ सकता है।
अब के इस मरतबा एक चीज़ की गई है कि भाई जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत जो स्कूल चल रहे हैं उनमें एक डॉक्टर का एक इंतज़ाम किया गया है, जो एक पॉजिटिव स्टेप है जिसकी हम लोग वकालत करते हैं। इसी में और चीज़ भी ऐड की जा सकती है कि भाई जो बड़े मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उनके साथ में मॉस्क हो सकती है, उस मॉस्क का एक इमाम हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ले सकती है। उसके अलावा हर शहर के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी सेंटर्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आपने दिल्ली में देखा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बना तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट कल्चरल लेवल के ऊपर उसका आया है, लेकिन ज़्यादातर शहरों में इस तरह के कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं। तो हमने सजेस्ट किया कि जो PPP जो एक गवर्नमेंट की स्कीम है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर शहर के अंदर कम से कम एक कम्युनिटी सेंटर को डेवलप करने में गवर्नमेंट मदद करे मुसलमानों के साथ, कि भाई उनको ज़मीन अगर प्रोवाइड करनी है तो गवर्नमेंट करे, या जो भी उसके पूरे अखराजात हैं उसमें कुछ हिस्सादारी हो, कुछ मुसलमान करें, कुछ ये करें, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि दोनों तरफ कमज़ोरियाँ हैं कि हम लेने वाले भी नहीं हैं और गवर्नमेंट देने वाले नहीं है। कमाल फारूकी साहब, जैसे आपने भी बात की है एजुकेशन के मामले में जो पसमानदगी वो तो सबके सामने, हेल्थ और हाइजीन का मसला भी है अक़लियती तबके के सामने, खासतौर से मुसलमानों के सामने। इस तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ख़ास तौर से छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में जा करके वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक जो सहूलियात है वो नहीं पहुँच पाती। ये जो सेगमेंट है या ये जो सेक्टर है, इसको भी जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया। कि NGOs का रोल बहुत अहम रोल है। हमारे NGOs बिल्कुल नहीं बन पा रही हैं, और अगर NGO बन भी पा रहे हैं तो वो उतना पॉजिटिव काम इतने ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, उतना एक्टिव होकर के नहीं कर पा रहे, एक्टिव नहीं होकर कर पा रहे हैं। अब हमारे पास जो देखिए दो बहुत अहम इनेक्टमेंट आए हैं हमारे पास। एक हमारे पास RTE आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, और एक हमारे पास RT आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया। इसमें तो कोई भेदभाव है नहीं, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली को ही देखें तो दिल्ली में जो मुस्लिम एरियाज़ हैं, उन मुस्लिम एरियाज़ में बेचारे बच्चों को नर्सरी और KG के अंदर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर बाकायदा मतलब जो मुस्लिम एरियाज़ हैं उनको बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से काट दिया। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि वो इतनी बड़ी आबादी के अंदर कितनी पिटिशंस फाइल हुई हैं हाई कोर्ट के अंदर, कितना मुझसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर हमें अप्रोच किया है, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? अगर ये सब कुछ कर लें तो जो RTE के अंदर जो बेसिक पैरामीटर्स हो गए हैं वो तो गवर्नमेंट को मजबूर है गवर्नमेंट करने के लिए, और उसके लिए बाकायदा उसके पास पैसा मौजूद है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है, माँ भी अपने बच्चे को उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। अब हमने अभी तक रोना ही नहीं सीखा। ये माइंडसेट बन गया है, ये वाकई ऐसा है ऐसा। मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ ना कि इस वक्त, क्योंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा एजुकेशन से भी है, और सियासत से तो है, पूरा आप, मैं सियासत की बात ही नहीं कर रहा अभी, इसलिए मसले की बात करूंगा तो बहुत दूर तक निकलेगी। लेकिन मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि पूरा ओखला एरिया, जो मैं समझता हूँ शायद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेटेड जो स्लम है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ तकरीबन हर दूसरा घर जो है वहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट आदमी मिल जाएगा। लोग बात परेशान है एडमिशन के लिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सब के सब जो है, ये जो जितना बड़ी आबादी है, 10,000 एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल हुई हाई कोर्ट के अंदर और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर कि हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया? दैट इज ए मस्ट। अब एक एक जो उसके अंदर पैरामीटर है उसमें बतलाया गया कि भाई साइज क्या होगा, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होगा, किस तरह से पढ़ाई जाएगी। 95 से लेकर इस गवर्नमेंट ने कोई उर्दू का टीचर अपॉइंटमेंट नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर हम और बहुत सारी चीज़ों के लिए मूवमेंट करते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं? हम क्यों नहीं इसके ऊपर एक मूवमेंट बना रहे हैं? क्यों नहीं गवर्नमेंट को, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, उसको हम क्यों नहीं मजबूर कर रहे हैं कि हमारे इन इश्यूज की तरफ भी नजर करें? ये इश्यूज हैं जो, और वो कानूनी तौर पर उनको करना पड़ेगा। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो NGO की बात आई, मैंने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से ख़ास तौर पर इस बात के ऊपर बहुत अरसे से जोर दे रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी NGOs का एक जाल बिछाना है मुस्लिम NGOs का, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले एक नेशनल लेवल की मुस्लिम NGO डेवलप की जाए, जो पूरा नेटवर्क तैयार करे, और वो पूरे प्रोजेक्ट्स लेने में और प्रोजेक्ट्स को तैयार कराने में उस हर डिस्ट्रिक्ट में एक NGO हो जिसको उसकी मदद करे। तो ये अगर चीज़ कर ली जाएगी तो ये एक ऐसा इक़दाम है कि जिसके बहुत दूर रस्म नताइज निकल सकते हैं। बिल्कुल। अफसरुल हसन साहब, एक सहाफ़ी की निगाह से या उसकी नज़रिए से अगर आप देखें, क्या लगता है आपको, जो हमारी लीडरशिप है या जो हमारे रहनुमा हैं वो जद्दोजहद नहीं करते, वो हुकूमत से जाकर के मिलते नहीं, या जो नुमाइंदे हैं जो बजट बनाने वाले हैं, या एक जो पूरा सिस्टम होता है वहाँ जाकर के मिलते नहीं, उनको बताते नहीं कि कम्युनिटी की ये ज़रूरतें हैं, ये पूरा कीजिए, जद्दोजहद की आपको लगता है कि कमी है कहीं? जो हमारे नुमाइंदे हैं
उनको इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे दरमियान आते हैं और वो हमारे मसाइल बखूबी जानते हैं, लेकिन वो पार्टी पॉलिटिक्स में गुम होकर रह जाते हैं। ख़ास करके अगर देखें, अगर मरकज़ी सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसमें बहुत 23 पार्टियां ऐसी हैं जो सरकार में शामिल हैं और उनको या तो बाहर से सपोर्ट कर रही, तो उन पार्टियों का भी हक बनता है, उनके जो नुमाइंदे हमारे पास आते हैं ख़ास करके उनको जागरूक ज़्यादा होना चाहिए, और जो ताकि हमारे जो मसाइल है वहाँ तक के वो पहुँचा सके। अच्छा ज़फ़र महमूद साहब, सारी बातें हुई हैं, एक सवाल फिर वही आपसे कि एजुकेशन की बात करें, हेल्थ हाइजीन की बात करें और सिक्योरिटी की बात करें, ये मसला ऐसा था जिसके ऊपर हुकूमत को सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए था। बजट में खास प्रावधान, अगर हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, करने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए, और इसका सीधा सीधा नुकसान कम्युनिटी को होगा, किसी और को नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर उसको थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर ला करके देखेंगे तो इस बजट से पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो वक्फा गुजरा है तकरीबन 5 साल का, उसमें सच्चर कमेटी ने चूँकि ये बता दिया और सब ने उसको मान लिया, पूरे मुल्क ने, सारी सियासी पार्टियों ने भी मान लिया, इवन जो राइटिस्ट एलिमेंट्स हैं उन्होंने भी मान लिया कि हाँ मुसलमान सबसे पीछे हैं, शेड्यूल कास्ट से भी पीछे हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये किया कि एक बनाया मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान, और उसके लिए 90 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स को चुना उन्होंने कहा यहाँ पर ये स्पेशल प्रोविजन स्कीम लगेगी और यहाँ पर इसके लिए हम स्पेशल बजट दे रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा। गवर्नमेंट ने 90 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके लगा दिए वेबसाइट के ऊपर, ये 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। वो एक अलग बहस है कि वो 90 डिस्ट्रिक्ट सही हैं या नहीं, वो तो मेरे ख्याल में ठीक ही हैं। तो वहाँ पर बजट दे दिया और वहाँ पर ईयर आफ्टर ईयर ये होने लगा कि भाई हाँ भाई यहाँ पर स्कूल एक्स्ट्रा बनने चाहिए, यहाँ रोड बढ़िया बननी चाहिए, बस स्टैंड बनने चाहिए, है ना, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सब चीज़ों के लिए बजट हो गया। हर्ष मंदर साहब को सब लोग जानते हैं, यहाँ फॉर्मर IAS ऑफिसर जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद अपनी NGO बना ली थी। उन्होंने साल भर तक जो मुस्लिम कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में, वहाँ पर उन्होंने अपनी रिसर्चेस करवाई, सर्वेस करवाए, उनके आदमी वहाँ हफ्तों महीनों रहे और वहाँ के बाशिंदों से बातचीत की और उस खुद हालात देखे और गवर्नमेंट ऑफिसर से बातचीत की, उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी। उनकी सारी रिपोर्ट ही इसी बात के ऊपर है कि सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसकी वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, और उन्होंने ये कहा है कि एक्चुअली ख़र्चा तो हुआ है, वहाँ डेवलपमेंट का काम भी हुआ है, लेकिन ओवरवेलमिंगली उन एरियाज़ में हुआ है जहाँ अक़लियतें रहती ही नहीं हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट। इस वजह से ये उन्होंने कहा, वो बहुत सही कहा, उसके मुसलमानों ने बड़ी ज़बरदस्त तायद भी की और दूसरी कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ ने भी कि साहब अब आप डिस्ट्रिक्ट को यूनिट ना माने, अगर मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए प्लानिंग करनी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसको डिस्ट्रिक्ट को आप यूनिट ना माने, बल्कि आप रूरल एरिया में, देही इलाके में गाँव को माने और जो शहरी इलाका है वहाँ वार्ड को माने, ताकि कम से कम ये तो हो जाए कि ये भाई ये गांव है, ये वार्ड है जहाँ पर इतने माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं, वहीं पर लगाओ। तो उसको गवर्नमेंट ने कंसिडर किया, कहा सुना। अब रहमान खान साहब ने बताया था कि प्लानिंग कमीशन ने अब ये कर दिया है कि साहब वो ब्लॉक हो जाएगा, बीच का रखा उन्होंने, हालांकि ब्लॉक भी उतना ज़्यादा अहम नहीं है जितना कि गाँव और वार्ड है, लेकिन उसका भी कोई जिक्र इस बजट में नहीं आया। कहीं पलट करके कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट, कोई चीज़ ऐसी आई हो, भाई ठीक है आपने अगर एक डिसीजन ले लिया, प्लानिंग कमीशन का अनाउंसमेंट हो गया, तो कम से कम वो तो अब तो करिए, ये तो हो जाए कि अब जो नया सैंक्शन होगा फाइनेंशियल ईयर से वो उसी हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन वो भी अभी नहीं हुआ। अभी कमाल भाई ने एक बात कही थी कि साहब वो ज़िमनी तौर के ऊपर कही थी कि जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें मुसलमानों के लिए 15% ख़र्चा होता है। ऐसा आई एम अफ्रेड, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। मुसलमानों के लिए एक्सक्लूसिवली कहीं कोई रिजर्वेशन, किसी पैसे का कुछ नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही थी। एक मिनट होना चाहिए, ईयर मार्क्ड है अगर तो माइनॉरिटीज़ के लिए है, 15% सब चीज़ माइनॉरिटीज़ के लिए है। मिश्रा कमीशन ने ये ज़रूर कहा था कि आप जो 15% जो कुछ भी करें उसको, उसमें आप 10% यानी कि 2/3, 2/3 हिस्सा उसका जो है वो मुसलमानों के लिए रखिए, क्योंकि अक़लियतों के अंदर मुस्लिम्स जो हैं वो 73% हैं, लेकिन होता अब तक उसका उल्टा आया है, मुसलमानों को बहुत कम हिस्सा मिला है और ज़्यादातर बाकी अक़लियतों को मिला है, क्योंकि वो ज़्यादा बेदार हैं शायद इसलिए भी। और दूसरी चीज़ ये बात भी हुई थी कि भाई हमने
कुछ बजट से पहले मुसलमानों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो बेइंतहा रिप्रेजेंटेशंस हुए। और खाली रिप्रेजेंटेशन ये नहीं होता कि जाकर के कागज़ दे दिया, वो तो दिया गया। उसके अलावा अखबारात में, इंग्लिश मीडियम में भी, चूँकि गवर्नमेंट जो है उसी को पढ़ती है, वो इंटरनेट के ऊपर डाउनलोड करना भी आसान होता है, सारी मुद्दे बयान करके बजट से बहुत पहले से सब कर दिए गए थे। उसके बाद भी मुसलमानों को जो है तकरीबन इग्नोर कर दिया गया है इस बजट में। यानी कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने जो है वो बातें तो रख दी गवर्नमेंट के सामने, या जो जिम्मेदार अफसरान है उनके सामने, फॉलोअप जो है वो नहीं कर पाते कई बार? नहीं साहब, देखिए ऐसा है, ये बात बहुत सोची समझी है गवर्नमेंट की तरफ से। भाई गवर्नमेंट जब खुद कह रही है कि सच्चर कमेटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की, हमने तो अपॉइंट की नहीं, उन्होंने अपॉइंट की, गवर्नमेंट, उसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को चली गई, प्राइम मिनिस्टर के बाद वो कैबिनेट में अप्रूव हो गई, पार्लियामेंट में टेबल हो गई, उसके ऊपर बाकायदा मॉनिटरिंग कमेटी सेक्रेटरीज की बैठ गई, है ना, कि हाँ साहब मान लिया गया, और 50 बार अखबारात में और जगह जगह बयानात आ गए सारे इंपॉर्टेंट लीडर से, इंक्लूडिंग मैडम सोनिया गांधी, कि हाँ भाई सच्चर कमेटी रिपोर्ट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सब चीज़ तो हो गई ना, अब उसमें किसी को बताने की क्या चीज़ रह गई, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। कमाल फारूकी साहब, इंतखाबी मंशूर की अगर हम बात करें, कोई सी भी पार्टी हो, जब इंतखाबात होते हैं तो वो घोषणा पत्र उसको कहा जाए, तो उसमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े जो है मुसलमानों से वादे किए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही पार्टी जीती और उसने जो है अपनी हुकूमत बना ली या एक सिस्टम में जो है वो बैठ गई, उसके बाद कहीं कोई मोटे तौर पर जो है वो जो वादे हैं उनको भुला दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो हमारे पास पावरफुल लॉबिंग सेंटर्स नहीं हैं जो इन तमाम चीज़ों को रेस कर सकें, और हम लोग पीछे रह जाते हैं फिर दोबारा ये पार्टी पॉलिटिक्स में आकर, या मुझसे इंडिविजुअल जो एक दूसरे की जो रस्साकशी होती है उसके अंदर फंस जाते हैं, और इश्यूज़ जो हैं वो हमारे रह जाते हैं। और जो बजट, जो आपने बात कही ना कि पॉपुलिस्टिक बजट, बेसिकली अगर ये बजट अगर आप देखें तो बजट तो ये बहुत ख़तरनाक बजट है। उसके अंदर उसकी वजह कि इसमें दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं जो जिसने लोगों ने गौर नहीं किया। ये फिर दोबारा ये इलेक्शन को जीतने वाला बजट है। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर एक तो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की बात है, कहीं फिगर अब इसमें इन्होंने बतलाई नहीं है कि कितना फिगर होगी, लेकिन वो जो होगा वो पूरे इलेक्शन सिनेरियो को चेंज कर देगा, क्योंकि जिसके ये बेसिकली सीधा जो है वो पॉकेट में पैसा डालने वाली बात है, बजाय इसके कि मुझे इलेक्शन वाले दिन आप 1,000 रुपए का नोट देकर बात करें, ये बिल्कुल उससे तो पहले ही एडवांस में दे दिया गया, पहले एडवांस में उसको पैसा, या एक पॉलिसी बना दी गई, पॉलिसी बन जाएगी। तो और इसका हमने देखा इंटरनेशनली भी जहाँ ये ट्रांसफ़र हुआ है उसका इम्पैक्ट जो है ना रूलिंग पार्टी को पड़ा है। दूसरा जो इसमें जो एक और जो काम होने वाला है, फिर दोबारा ये जो फार्मर्स लोन्स का जो है ना, उन्होंने चिदम्बरम ने एक मरतबा फिर कहा कि हम अगर ज़रूरत होगी तो फिर दोबारा हम वो ले आएंगे। इसका मतलब ये है कि बेसिकली मुल्क के डेवलपमेंट के ताल्लुक से इनको कोई लंबी चौड़ी फिक्र है नहीं। प्राइमरीली मसले इनको माइनॉरिटीज़ का कुछ नहीं है कि माइनॉरिटीज़ तो बेवकूफ़ हैं, वो जाएंगे कहाँ, ये एक परसेप्शन है। दिल्ली के अंदर इतने दिन हुकूमत होते हुए हो गए, सारे शोर मचाने के बावजूद एक उर्दू टीचर हमारा आपने अपॉइंट करवा पाया, कि मुसलमान जाएगा कहाँ? तो मसले के ये तो बेचारा बिल्कुल इलेक्शन के वक्त तो यहीं आएगा, हाँ आएगा कहाँ मसले के बीजेपी, और अब तो मोदी, और अब मसले बहुत होशियारी से कांग्रेस जिस तरह से मोदी को बिल्डअप करने के लिए अलाउ कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मोदी बिल्डअप होगा उसके बाद सारे जो जितने भी जो घोटाले हैं, जितनी माइनॉरिटीज़ के साथ में जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स सब दबा दिए जाएंगे, बराबर होकर के पूरा मुल्क जो है ना डिवाइड हो जाएगा, सेक्युलर वर्सेस मोदी। और सेक्युलर तो यकीनी बात है कांग्रेस सेक्युलर है, उसने हमेशा 65 साल के अंदर सेक्युलरिज्म का जो कमाल दिखलाया है वो देख लीजिए कि मुसलमान जो है उन्हीं की रिपोर्ट के बुनियाद पर, थैंक्स टू पीपल लाइक जफर महमूद अबू सालेह शरीफ, वो जो 5000 साल का जो काम था वो उन्होंने 65 साल में करके रखा। डॉक्टर साहब, इंतखाबी मंशूर की बात हो रही थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, कोई सी भी कह लो, हम माइनॉरिटी पॉलिटिकल लीडरशिप कह लो या ओवरऑल कह लो, वहाँ पर जो है वो जो उनकी नीयत है वो साफ नहीं होती। वादे तो कर लेते हैं, वादे करने के लिए सिर्फ कर लेते हैं कि वादा करना है, कहने में क्या जा रहा है, और नीयत साफ नहीं, इसलिए जो है ना तो बजट में कहीं नजर आता और ना ही असलियत में कुछ होता हुआ नजर आता। देखिए मसला यही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे वो मुसलमानों की हो, वो टोटल फेलियर है। मैंने 3-4 साल पहले एक मरतबा सवाल किया था, सैयद शहाबुद्दीन साहब और मुख्तलिफ लोग मौजूद थे, बजट के सिलसिले में मैंने सवाल किया। मैंने कहा आज तक कभी भी मुस्लिम एमपीज़ क्या बजट से पहले इकट्ठे होकर बैठे हैं कि भाई क्या करना है? तो शहाबुद्दीन साहब ने जवाब दिया कि पूरे करियर के अंदर सिर्फ एक मरतबा बजट पर क्वेश्चन भी उठाया गया है, वो मैंने उठाया था। उसके अलावा बजट पर तो एमपीज़ का हमारे ये हाल है। और सरकार का तो आपको पता है कि सरकार का या किसी भी पार्टी का, वो सिर्फ कांग्रेसी का सवाल नहीं है, हर पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ
वोट पर रहता है, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं मैं मानता, बशर्ते के पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत वो कुछ अच्छे काम करें। अगर वोट, जाहिर सी बात है जब आप पार्टी में, आपको वोट की ज़रूरत है, लेकिन वोट हासिल करने के लिए अगर आप पॉजिटिव इकदाम उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव इकदाम ना उठाकर सिर्फ चंद जज्बाती मुद्दों में उलझाकर अगर आप वोट हासिल करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसा पहलू है कि जिसके ऊपर सख्त तरीन हम लोगों को रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन यही सब कुछ हो रहा है। आज का अगला इलेक्शन मोदी वर्सेस कांग्रेस करके उसको तब्दील किया जा रहा है, वही ताकि बाकी तमाम इश्यूज बैकग्राउंड में चले जाए, जैसा कि फारूकी साहब ने कहा। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुसलमान लॉबिंग में जो कमी है, और जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले 30 साल में मुसलमानों ने सारा जोर महज एजुकेशन पर दिया, ज़बान से अमली तौर पर क्या किया वो सबके सामने है, लेकिन हमने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, हमने अपनी इंडस्ट्रीज़, कॉरपोरेट सेक्टर में हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। तो नतीजा ये है कि उस लेवल की शख्सियात जो उस लेवल का रिच हमारे पास में मौजूद नहीं है, जो गवर्नमेंट के ऊपर असरअंदाज हो सके, प्रेशर बना सके, प्रेशर ग्रुप नहीं है, प्रेशर ग्रुप बना सके। वो जब हमारी बैकिंग नहीं है, फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी मजबूती के साथ उभरती नहीं, हमारी और दीगर ऑर्गेनाइजेशन, सेमी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या और एनजीओज भी, वो भी अपना काम नहीं कर पाती। तो किसी किस्म का प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैकिंग हो, फाइनेंशियल बैकिंग हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमें जब तक हम इस बात, जहाँ तक बात सच्चर कमेटी की जैसे कहा कि अब हमें बहुत शोर मचाते हो गए, हमको 5 साल से 6 साल से सच्चर कमेटी, अब हमको इस बात पर भी असर नौ गौर करने की ज़रूरत है कि क्या सच्चर कमेटी वाकई में काफ़ी भी है। सच्चर कमेटी तो एक गवर्नमेंट ने बिठाई है, उसका एक अपने एक डेफिनेट उनके मकासद थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्होंने एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट ऑफ रखा, वो कोई कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव नहीं था उसके अंदर, उसमें बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दी गई। कम्युनिटी की जो जज्बाती ज़रूरियात हैं, हक़ाइक़ की जो ज़रूरियात हैं, उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने लेवल पर भी एक ऐसा कमीशन, हम अपना ऐसी रिपोर्ट पेश करें जिसमें सारी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाकर हमें बताएं कि भाई सच्चर कमेटी का, अगर मिनिस्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि 100% इम्प्लीमेंटेशन हो गया और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम अब ये कहने पर मजबूर हैं कि सच्चर कमेटी अपनी जगह, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल नहीं थी, उसमें बहुत सारी कमजोरियां थी, बहुत सारे उसके अंदर डिफेक्ट्स थे, वो बहुत एक बहुत छोटा पार्ट थी पूरी टोटल सिनारियो का। और अब वो टोटल सिनारियो क्या है, उस पर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, मुस्लिम इकोनॉमिस्ट को, डिफरेंट मैदान के लोगों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है और उसके ऊपर असर नौ पूरा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अफसरुल हसन साहब, क्या लगता है आपको, ये जो दिक्कत है, पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमतें आपके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, ये जो कमी है, ये माइंड सेट है, इसको कैसे दूर किया जाए? आपको लगता है कि ये जो दिक्कत है इसको दूर किया जा सकता है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कमज़ोर होता है या कहीं भी नहीं भी होता है। जैसे आप देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में करीब 800 MPs होते हैं, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो वहाँ भी वो माइनॉरिटीज़ में होते हैं, तो उनकी बात वहाँ नहीं सुनी जाती है। आप 2-4 क्वेश्चन करते हैं लेकिन उसके भी जवाब आते हैं तो टूटे फूटे हुए जवाब आते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बजट में आपका एलोकेशन हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको पॉलिटिक्स में, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना पड़ेगा, स्टेट असेंबलीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आने पड़ेंगे, और लोकसभा राज्यसभा में आपको, इससे क्या होगा, जब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो आपकी आवाज़ वहाँ तक के ज़्यादा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जी, यूपी असेंबली की बात करें तो वहाँ तो अच्छी खासी तादाद है, बड़ी तादाद है, 68 जो है वहाँ पे के बाद से पहली बार इतना है, लेकिन वहाँ पे भी जो हालात बहुत ज़्यादा सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, इसका जवाब तो मैं समझता हूँ कि कमाल फारूक साहब ज़्यादा अच्छा बिल्कुल दे पाएंगे। जी जी, डॉक्टर जफर महमूद साहब, ये जो सियासी एंगल है, ये इसमें बजट नहीं मिलना, बजट एलोकेशन नहीं होना, आपकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल नहीं करना, इसमें सियासी एंगल कितना नजर आता है आपको? 100% सियासी ही है। और पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये अर्ज कर दूँ कि बजट जो है वो तो नब्ज़ होता है पूरे मुल्क की सेहत के लिए, है ना। वो उसमें खाली ये नहीं कि जोड़ना घटाना और इतने पैसा आया इतना गया, लेकिन ये कि वो पूरी पॉलिसी को कवर करता है। तो उसमें तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, अभी मुसलमानों के ताल्लुक़ से तो कुछ है नहीं। बाकी ये कि जो डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफ़र वाली अभी बात हो रही थी, तो वो उसका एक पहलू अभी कमाल भाई ने ज़रूर फरमाया, लेकिन बहरहाल दूसरा पहलू अगर इनफरादी तौर से देखा जाए तो वो तो बहुत अच्छा है। जिस आदमी को मिल रहा है वो, उसके अगर अकाउंट में पैसा आ रहा है, बजाय इसके कि उसको जो है वो अपना पैसा लेने के लिए, चेक लेने के लिए जा कर के कुछ ग्रीज करना है किसी का पाम,
तो वो उसके मुकाबले में तो बहुत अच्छा है वो। बाकी ये कि एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है सच्चर कमेटी का, वो ये है कि साहब ये जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व सीट्स होती हैं ना पार्लियामेंट असेंबली वगैरह की, ये कौन सी सीटें रिज़र्व हों, ये सच्चर कमेटी ने ये बताया कि साहब वो सारी सीटें जहां मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, शेड्यूल कास्ट वहाँ नहीं भी हैं या बहुत कम है, तब भी उनको रिज़र्व कर दिया गया है। और सच्चर कमेटी ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन ये काम करता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन डिलिमिटेशन कमीशन को लिखे और उसको कहे कि अव्वलीन उसमें ये काम करे, उसको ठीक करे इस गड़बड़ी को। उस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, उसके बाद बहुत दिन तक बैठा रहा, गवर्नमेंट ने नहीं लिखा। अब रहमान खान साहब से उस दिन बातचीत हुई थी तो कहने लगा भाई नहीं डिलिमिटेशन कमीशन। हमने कहा भाई बनाइए, बिठाइए, अगर आप मुसलमान आपकी प्रायोरिटी में आते हैं तो बनाइए, बिठाइए। उसके बाद उनसे कहिए सबसे पहला ये काम करना है ख़ासतौर से। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है और इसके ऊपर मैं बिल्कुल कमाल भाई से आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि मुसलमानों ने इसके ऊपर काम नहीं किया अब तक, लेकिन मुसलमानों को भी बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर काम होना ज़रूरी। एक रिकमेंडेशन किया था जिसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटेंशन की बात है, और नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो करना है, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। सच्चर कमेटी ने कहा कि साहब आप मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है हर जगह, आपको मालूम है ना, लोकसभा में हमसे ज़्यादा तो आप लोग सब जानते होंगे, 542 सीटों में से अगर 13.4% लगाइए तो 73 मुसलमान होने चाहिए। एवरेज जो आज़ादी से अब तक रहा है वो 27 का रहा है, तो 2/3 जो हिस्सा मुसलमानों का है वो किसी और, तो जाहिर उसमें बहुत से वजूह वगैरह हैं। लेकिन ये इस वजह से ये कहा गया कि भैया आप अगर जब तक ये सब नहीं कर पा रहे हैं डिलिमिटेशन वगैरह के ज़रिए, तब तक आप कम से कम नामजदगी शुरू कर दीजिए, खाली पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं, जहाँ जहाँ आप कर पाएँ, आपके कलम में ताकत है तो नामजद तो कीजिए मुसलमान को। वो उसके ऊपर भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई, वो बिल्कुल खामोशी है। सुनिए साहब, उसमें अफसरशाही में 2.5% भी नहीं है मुसलमान, जबकि आबादी 13.5% है। वहाँ पर बजाय इसके कि कुछ एफर्ट की जाती, कोशिश की जाती गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम 1400 IPS ऑफिसर और बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए ओपन कंपटीशन नहीं होगा और लिमिटेड कंपटीशन होगा, जिसमें फ़ौज के लोग और फलां लोग ये लोग आ सकते हैं, वहाँ मुसलमान ही नहीं है, तो और कम हो जाएगा। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज, बहुत बड़ा बजट दिया जाता है हर साल बहुत बड़ा, वापस चला जाता है वो इसमें वापस चला जाता है कि उसको उन्होंने उर्दू में आज तक ट्रांसलेट ही नहीं किया स्कीम को, 26 पेज की स्कीम, और जो सिर्फ उर्दू जानते हैं तो वो कैसे उसका फायदा उठाएंगे, और उनको अंग्रेजी ही पढ़ाने के लिए है, और अगर उनको अंग्रेजी आती होती तो फिर जरूरत क्या थी, पैसा देने की जरूरत क्या थी। ठीक, इक्विवेलेंस सुनिए, मदरसा के बीच में और जो नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसके बीच में इक्विवेलेंस, मसावियत, उसका मैकेनिज्म बनाना चाहिए। उसके लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुई आज तक गवर्नमेंट की तरफ से। उर्दू टीचर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जहाँ 25% उर्दू बोलने वाले लोग हैं वहाँ हम उर्दू टीचर की सैलरी हम देंगे, वो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। तो भाई जब इतना सब होने के बाद ये भी नहीं हुआ है, जो जमील भाई के तो बहुत बढ़िया थॉट्स हैं कि साहब इससे भी बड़ा काम होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जब इतना सा हुआ है वही नहीं हो पा रहा है बड़ा कैसे तो सुनिए, जो बात आपने मुझसे पूछी थी जी, सियासी ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। मुझे बड़ा ताज्जुब है, कमाल भाई कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, और फिर तो मुसलमान सोचता है कि हम तो फिर पलट करके इधर ही आएंगे, लेकिन क्यों सोचता है ऐसा? सोच को बदलना चाहिए। समाज के अंदर ही आपस में शेड्यूल कास्ट से आप हाथ क्यों नहीं मिलाते, शेड्यूल ट्राइब से आप हाथ क्यों नहीं मिलाते, आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से हाथ क्यों नहीं मिलाते, बढ़ करके आइए, बनाइए पार्टी मुसलमानों। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? अब आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि बजट जो है, जो बजट आना था वो आ गया, जो एलोकेशन होना था हो गया, जितना आपको मिलना था वो मिल गया, आपने कुछ डिमांड की नहीं की, ये अलग बात है। ये जो बजट मिला है, जो एलोकेट हुआ है, इसका पूरा जो है ये पूरा यूटिलाइज हो जाइए, उसके लिए क्या कुछ सबको मिलकर के करना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सबको मुत्तहिद होकर इस पे काम करना पड़ेगा, और ख़ास करके जो लोग इसमें सियासत में हिस्सा ले रहे हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि जो जहाँ जहाँ एलोकेशंस हुए हैं, जिस हिस्से में जिस शोबे में एलोकेशंस हुए हैं, वहाँ उस पैसे का इस्तेमाल कितना सही तरीके से हो रहा है और टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइम के हिसाब से उसका बहुत मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उनको भी, और इंटेलेक्चुअल्स जो है उनको खास करके इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, या ऐसा ना हो कि वक्त चला जाए और उसका खर्च ना हो। बिल्कुल ठीक है जी, ऑडियंस भी कुछ कहना चाहते जी। मैं कमाल फारूक के हिसाब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की मुसलमान जब UPA पर भरोसा करती है कि ये हमारी पार्टी है
चाहे जितनी भी करती हो 10% 20%, और वहाँ से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई भलाई नहीं आ रही है। तो हमें एनडीए से भी कुछ नहीं आनी है, जब यहाँ से नहीं आ रही तो वहाँ से भी नहीं आनी है। तो हम जितने भी मुस्लिम नुमाइंदा हैं, मुसलमानों के जितने भी रहनुमा हैं, वो सियासी, चाहे वो मजहबी एतबार से हों या सियासी एतबार से हों, वो मिलकर क्यों ये नहीं सोचते ज़ाती एतबार से उठकर कि भाई हम मुसलमानों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं, तो हम तमाम लोग अलग से हटकर सोचें कि हमारी एक ऐसी पार्टी हो जो अपनी ज़ात के अलावा के लिए सोचे। आपने जो बात कही ना, हम आज के दौर में खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से मुमकिन नहीं है। अब बताइए कि बजट जो है, ये बजट ये लैप्स ना हो, चूंकि हम देखते हैं कि बजट तो एलोकेट हो जाते हैं, लेकिन हमारी ना अहली कह लीजिए या जो है अफसरान की नाकमी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको, या हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कमी कह लीजिए, उसका फेल्यूर कह लीजिए, बजट जो है वो लैप्स हो जाते हैं और उसकी वजह से नुकसान जो है वो फिर वही अगेन वही बात है कि कम्युनिटी को ही होता है। बजट लैप्स ना हो, पूरा फायदा उठे। क्या नहीं, उसके लिए एक तो मॉनिटरिंग की सख्त ज़रूरत है, दूसरा ये कि इस जो बजट दिया जाता है उसके साथ ये शर्त आनी चाहिए कि ये बजट लैप्सेबल नहीं है किसी हालत में भी, और अगर किसी वजह से लैप्स हो गया तो वो उसकी वजह से अगले साल का बजट कम नहीं होगा, बल्कि वो अगले साल के बजट में ऐड हो जाएगा। वो किसी या किसी की जिम्मेदारी हो, हाँ, किसी अफसर की जिम्मेदारी हो, मिनिस्टर की जिम्मेदारी हो कि आपको करना ही करना है। एक बात जो मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, जो बीच में रह गई थी, डॉक्टर साहब ने सवाल उठाया, और सवाल है कि भाई पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में भी ये बात कही है कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई कानून बने ऐसा कि जिसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक काम ऐसा है जो तमाम पार्टियां कर सकती हैं, वो चूंकि पार्टी के हद तक है कि हर पार्टी ये तय करे कि साहब हम अपने अगले पार्लियामेंट के इलेक्शंस में जो टिकट्स देंगे उनमें से कम 15% टिकट मुसलमानों को दिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में अगर विनिंग कैंडिडेट्स में 15% मुसलमान नहीं आए हैं तो वो ये वादा करे कि जो कमी है वो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर उस कमी को पूरा किया जाएगा। अगर वो इतना भी वादा कर लें तो मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस इसमें पहल करे और समाजवादी फिर उसमें आ गया है, फिर बीएसपी आए, एनडीए से हम उम्मीद नहीं कर सकते बीजेपी की, लेकिन अगर ये लोग भी ये वादा कर लें तो कम से कम हमें उम्मीद है कि लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर जो कुल तादाद है मुसलमानों की वो 15% न सही 10% के आसपास तो आएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बस मैं आ रहा हूँ आपके पास, ये क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात रेज करी और मैं ज़रा थोड़ा सा सिनिकल इसमें हो सकता हूँ। 413 सीट्स हैं, 68 मुसलमान हैं, तकरीबन आबादी के हिसाब से बराबर सराबर हैं। हाल क्या हो रहा है? बिल्कुल वही बात है, वो पहले भी बात आ गई है। क्या हो रहा है? जी डॉक्टर जफर महमूद साहब, क्या लगता है बजट जो है ये लैप्स ना हो, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जो तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, वो कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और जो मुस्लिम लीडरशिप है वो कैसे निभाएं, और आम मुसलमान कैसे निभाएं अपनी जिम्मेदारी को? देखिए ऐसा है कि उसमें एक तो ये कि अफसरान जो हैं जिनकी वजह से बजट लैप्स हो, उनको उनकी जिम्मेदारी उनको आइडेंटिफाई करके कि किसकी जिम्मेदारी है, और उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट होना चाहिए, उसका आगे के प्रमोशन के ऊपर फ़र्क पड़ना चाहिए अगर बजट लैप्स हो जाता है तो, है ना, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि प्रेशर ग्रुप्स अगर अपने सियासी पार्टी अपनी बना सकते हैं, मुसलमान कम से कम प्रेशर ग्रुप्स तो बना सकते हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स बनाने बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, और प्रॉपर जो है जैसे मैंने आपसे कहा कि मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स के साथ मुसलमानों के अलावा जो मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाले ग्रुप हैं उनके साथ जोड़ करके। तीसरी चीज़ ये कि जो अभी जमील भाई कह रहे थे कि पार्लियामेंट में कम है, उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ ये करें, वो तो हमारी विशफुल थिंकिंग हो सकती है कि पॉलिटिकल पार्टी ये करें, लेकिन जिसकी वजह से कमी है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में और असम्बलियों में, वो वजह सिर्फ यही है कि शेड्यूल कास्ट की तारीफ में से मुसलमानों को निकाल दिया गया है कॉन्स्पिरेसी के तहत, नंबर 1। नंबर 2, जो सीटें जहां मुसलमान अच्छी मेजॉरिटी में हैं, जहां वोट उनका ज़्यादा है, उसको रिज़र्व कर दिया। ये दोनों चीज़ें ख़त्म होंगी, ऑटोमेटिकली मुसलमानों की तादाद बहुत सब्सटेंशली बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे आखिर में, क्या कुछ होना चाहिए, कैसे जो है लीडरशिप जो है उसको भी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से काम करना चाहिए? मेरे ख्याल से जो जफर भाई ने जो आखिर में जो बात कही है वो बिल्कुल टीप का बंद है कि प्रेशर ग्रुप बने, और प्रेशर ग्रुप का मतलब ये हो, जैसे अब मिसाल के तौर पर सिर्फ ही माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट को मत देखिए कि 3500 करोड़ रुपए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर है। हर मिनिस्ट्री के अंदर बाकायदा हमारा बजट एलोकेटेड है। अगर हम मसे के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो 15 पॉइंट प्रोग्राम जो हुआ है, 15% है माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए 10% उन्होंने रिकमेंड किया है, मुसलमानों के लिए अलग से भी उसकी वो जाती है, रिपोर्टिंग जाती है,
उसके ऊपर हम ध्यान रखें। और हम जैसे इन्होंने बजट बनाया है, इसी तरह से हम भी तमाम स्कीम्स का, जितनी भी स्कीम्स हमारी निकलती हैं, चाहे वो SPQM हो, चाहे MSDP हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, चाहे और बाकी सारे, और इनके अलावा इंदिरा आवास योजना है, सर्व शिक्षा अभियान है, बाकी सारी चीज़ें हैं, या मिसाल के तौर पर MSDP स्कीम के अंदर 14 पैरामीटर्स में से 7 पैरामीटर सिर्फ एजुकेशन के ऊपर हैं, जबकि मेरे पास एक असेसमेंट ये है 67 माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशन के ऊपर काम ही नहीं हो पाया। इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है, मॉनिटरिंग और सबको मिलकर के काम करने की सब मिलकर काम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग हैं, आपने अहम ख्यालात का इज़हार किया। जाहिर है अगर हुकूमतों से कुछ चाहिए, अपना हक चाहिए, तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी और बेदार भी होना पड़ेगा, तभी जाकर आपको आपका हक मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।